फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन कंप्लीटली पढ़ लिया था, ठीक। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये माध्यम क्या होता है। माध्यम, जिसको बेटा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीडियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम, ठीक है। तो माध्यम क्या होता है? किसी भी वस्तु के चारों ओर के पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर के चारों ओर क्या है? इस मार्कर के बेटा चारों ओर क्या है? एयर है, हवा है। तो इसके चारों तरफ का माध्यम क्या है? हवा है ना। जो तालाब में या नदी में या समुद्र में जो मछलियां होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं उन मछलियों के चारों ओर का माध्यम क्या है, तो आप कहोगे सर पानी, है ना। या आपने मोम देखा होगा, मोमबत्ती, मोमबत्ती में बीच में एक धागा होता है, उस धागे के चारों ओर का माध्यम वहां होता है मोम, ठीक। तो माध्यम का मतलब होता है किसी भी वस्तु के चारों ओर पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको परिभाषित कर देता हूं। किसी वस्तु के चारों ओर पाया जाने वाला पदार्थ बेटा क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। माध्यम कहलाता है। अगर मैं बेटा बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे चारों तरफ बेटा क्या है? हवा है। तो मेरे चारों ओर का माध्यम बेटा क्या हो गया? हवा हो गया, ठीक। अगर मैं स्विमिंग पूल में उतर जाऊं तो मेरे चारों तरफ क्या होगा? पानी होगा। तो मेरे चारों ओर का माध्यम क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, ठीक। माध्यम बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बेटा मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना प्रकाश का अपवर्तन, उसमें बेटा माध्यम का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो वहाँ हमें पढ़ने से पहले इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं बेटा माध्यम। एक होता है बेटा विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? एक होता है बेटा विरल माध्यम और दूसरा हमारा होता है बेटा इसमें सघन माध्यम। सघन माध्यम, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। देखो बेटा विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम आप ऐसे समझें, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। और सघन माध्यम बेटा क्या होता है? जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि प्रकाश की चाल कहाँ ज़्यादा है या कहाँ कम है, तो प्रकाश की जगह आप अपने आप को रख के देख सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग पानी और हवा की मैं बात करूं, एक तरफ पानी है एक तरफ हवा है, हमें बताना है हवा और पानी इन दोनों में कौन सघन है और कौन विरल है, ठीक। तो जहां प्रकाश तेज चलेगा विरल माध्यम, जहां प्रकाश धीरे चलेगा सघन माध्यम। हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको करना क्या है, उस प्रकाश की जगह अपने आप को रख के देख लेना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, जैसे एक बंदा हवा में है, एक आदमी हवा में और एक आदमी पानी में है। हमने दोनों से बोला भाई भागो, तो जाहिर सी बेटा बात है हवा वाला आदमी आसानी से तेज भागेगा, पानी वाला आदमी उतनी तेज नहीं भाग पाएगा, ठीक। तो जहां प्रकाश की चाल ज्यादा, जहां बेटा हम तेज चल सकते हैं वहां प्रकाश भी तेज चल सकता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो हवा में प्रकाश की चाल बेटा ज्यादा होगी, हवा में जब हम तेज चल रहे हैं तो प्रकाश की चाल भी तेज चलेगी, प्रकाश भी तेज चलेगा। तो वो हो गया हमारा विरल माध्यम। और सघन माध्यम कौन सा होगा? पानी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सघन माध्यम बेटा क्या होता है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। तो इसमें बेटा क्या होता है? प्रकाश की चाल अधिक होती है। और सघन बेटा माध्यम क्या होता है? बाह्य माध्यम, बाह्य माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। ठीक है बेटा, प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल इसका दे दिया। एक है हमारे पास वायु और एक है जल। तो आप बता सकते हैं बेटा इनमें से वायु और जल के केस में कौन विरल होगा और कौन सघन होगा। एक चीज़ बेटा आपको और याद रखनी है, कभी भी आप एक से नहीं बता सकते कि सघन है कि विरल है। हाँ, वो बात अलग है बेटा, वायु जो होती है वो हमेशा विरल माध्यम ही होता है। इसके साथ आप किसी को भी लोगे तो वायु हमेशा हमारी विरल रहेगी। क्योंकि क्यों होगी विरल? क्योंकि बेटा सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो वायु में हो सकती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इन दोनों में बेटा प्रकाश कहाँ तेज चलेगा? वायु में। तो ये कैसा माध्यम होगा बेटा? विरल हो गया ये। और ये जल कैसा हो गया? ये आपका सघन हो गया। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल बेटा ये हो सकता है, यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। एक है जल और एक है मोम। अब बताना है बेटा जल और मोम के केस में कहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, कौन सा सघन है कौन सा विरल है। तो अगर आप भूल जाए ना तो अपने आप को रख के देख लें बेटा प्रकाश की जगह पर। जैसे जल होता है और मोम होता है। मोम जो होता है वो जल के कंपैरिजन में ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो मोम जो होगा ये ज़्यादा रुकावट पैदा करेगा। इसमें हम तेज चलेंगे, जब हम तेज चलेंगे तो प्रकाश भी जब हम मोम में धीरे चलेंगे। जब हम धीरे चलेंगे तो प्रकाश भी क्या चलेगा? धीरे चलेगा। और जहाँ प्रकाश की स्पीड कम, वो कैसा हो गया बेटा? तो ये इस बार सघन हो गया और ये पानी कैसा हो जाएगा? इसके जल और मोम के केस में विरल हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बेटा ये होते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। आई थिंक बेटा माध्यम आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग परावर्तन पढ़ के आए, अब हम क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपवर्तन में बेटा क्या होता है? परावर्तन में बेटा हम लोग पढ़े थे, एक कैसा पृष्ठ लेते हैं बेटा हम लोग? एक अपारदर्शी पृष्ठ लेते हैं। और इसमें कैसा पृष्ठ लेना पड़ेगा बेटा? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकें। ठीक है बेटा, आर पार जिसके हम देख सकें। इसके एक तरफ हमें पॉलिश नहीं करनी है। ये कैसा पृष्ठ है बेटा? ये एक प्रकार का पारदर्शी पृष्ठ है, पारदर्शी पृष्ठ। ठीक, और परावर्तन में हम लोग क्या करते हैं? एक अपारदर्शी पृष्ठ लेते हैं। अपारदर्शी में क्या करते हैं हम लोग? एक तरफ पॉलिश कर देते हैं उसके, तो हमारा पृष्ठ कैसा बन जाता है? वो अपारदर्शी पृष्ठ बन जाता है। ये फिलहाल हमें यहाँ पर अपवर्तन कराने के लिए बेटा एक पारदर्शी पृष्ठ चाहिए। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसके हम आर पार देख सकें। उसके बाद बेटा मैं क्या करूँगा? यहाँ से एक किरण को लेके आऊँगा। सीधा नहीं डालते हैं, थोड़ा तिरछा डालते हैं बेटा किरण को। ये किरण आई यहाँ पर टकरा गई। ठीक है, यहाँ पर किरण ये टकरा गई आके। ठीक, तो नीचे हमने बेटा पॉलिश तो करी नहीं है, पृष्ठ हमारा पारदर्शी है। तो ये जो किरण है ये इधर ना जाके बेटा अंदर ही घुस जाएगी, अंदर ही चली जाएगी। ठीक है, अच्छा जिस पॉइंट पे ये किरण आके गिरती है उस पॉइंट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बेटा हम लोग बोलते हैं आपतन। आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बेटा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यहाँ पर बेटा ये इस पे एक अभिलंब खींच दूंगा मैं। ऐसे तो खींचेगा अभिलंब। अच्छा, इस किरण को बेटा ऐसे जाना चाहिए कायदे में। देखो, इस किरण को बेटा ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। लेकिन होता क्या है, ये किरण बेटा ऐसे ना जाके अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। ऐसे इसको ऐसे आई है और इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन होता क्या, ये ऐसे नहीं जाती। थोड़ा सा बेटा अपने रास्ते से ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, भटक जाती है। ये ऐसे जाती है। जाना चाहिए था ऐसा, बट हो गई है ऐसे। इसी घटना को बेटा हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, भटक जाती है।
इसी घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन बेटा होता क्यों है ये समझ लेते हैं। देखो बेटा, प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण है प्रकाश की चाल का हर माध्यम में अलग अलग होना। ठीक है, प्रकाश की चाल हवा में कुछ और होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में कुछ और हो जाती है, मोम में कुछ और होती है, शीशे में कुछ और होती है ना। तो अलग अलग माध्यम में बेटा प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी कारण बेटा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, तो क्या होता है बेटा प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल रास्ते से, मूल मतलब जो उसका रियल रास्ता होना चाहिए था, मूल रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। इस घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग पहले अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल रास्ते से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है भटक जाती है। तो इस घटना को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सी क्या होती है, जाना चाहिए था इसको ऐसे, बट थोड़ा सा ये झुक जाती है। इसी घटना को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसके नीचे से बेटा आप क्या करेंगे, 2 नोट पॉइंट लिखेंगे बेटा। यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखेंगे। पहला बेटा नोट पॉइंट है यहाँ पर, नोट पॉइंट 1। पहला नोट पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला नोट पॉइंट बेटा ये है, प्रकाश का अपवर्तन का बेटा कारण क्या है। देखो बेटा, प्रकाश का अपवर्तन का कारण है प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में चाल का अलग अलग होना। ठीक है, तो पहला कारण के लिए नोट पॉइंट है इसका। देखो, अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना है, अलग अलग होना है। मतलब बेटा ये जो घटना हो रही है प्रकाश के अपवर्तन की, ये क्यों हो रही है, ये बेटा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो हर माध्यम में अलग अलग होती है। हवा में कुछ और, हाँ सबसे ज़्यादा हवा में होती है। उसके बाद कहीं से भी गुजरेगा प्रकाश, वो हमेशा प्रकाश की चाल उसकी कम रहेगी। ठीक, तो वही इसमें लिखा है बेटा, अपवर्तन का जो कारण होता है प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होना। यही बेटा कारण होता है किसका, प्रकाश का अपवर्तन का। ठीक, नंबर 2 बेटा बहुत खास है। आपको याद है बेटा, हम लोगों ने परावर्तन पढ़ा था। तो परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन के पश्चात केवल एक चीज बदल जाती है, प्रकाश की तीव्रता चेंज हो जाती है बेटा। तीव्रता क्या होती है, बदल जाती है तीव्रता। बाकी प्रकाश के परावर्तन में कोई सी भी राशि नहीं चेंज होती, ना वेग चेंज होता है, ना तरंगदैर्घ्य चेंज होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ चमक बदल जाती है। चमक का मतलब तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता चेंज हो जाती है। और वो डिपेंड करती है बेटा उस पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करती है कि चिकनी थी पृष्ठ, खुरदुरी थी कि कैसी थी, इस पर डिपेंड करता है वो। ठीक, लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं अपवर्तन की, अपवर्तन में सब कुछ चेंज हो जाता है, सिर्फ एक चीज नहीं बदलती है बेटा। ये आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूं एक एक नंबर में बेटा ये MCQ क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, केवल बेटा आवृत्ति ही एक ऐसी राशि होती है जो चेंज नहीं होती है, बाकी सब कुछ बेटा इसमें चेंज हो जाता है। तरंगदैर्घ्य, ठीक, आयाम, वेग, सब कुछ बदल जाता है, सिर्फ क्या नहीं बदलता है बेटा, आवृत्ति नहीं बदलती है। आप ऐसे याद रखना बेटा, अपवर्तन का आ और आवृत्ति का आ। अपवर्तन में आवृत्ति नहीं होती है चेंज। ठीक है बेटा, अब हम लोग ये लिखने के बाद में आप पहले ये नोट करेंगे, डायग्राम बनेंगे पहले, फिर ये नोट होगा, उसके बाद ये 2 नोट पॉइंट लिखेंगे बेटा। नोट पॉइंट लिखने के बाद में अब हम इसमें से कुछ और जानकारियां लेते हैं। ठीक है, तो पहले कौन सी किरण को क्या कहते हैं, ये जो एंगल वगैरह बन रहे हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो उसी डायग्राम में आप लोग करेक्शन कर लेना बेटा, जो डायग्राम हमने अभी बनाया था वही डायग्राम है।
अच्छा, इसको बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, ये आपतन बिंदु हो गया हमारा ये, ठीक है। और ये आपतन बिंदु पे अभिलंब खिंचा है, इसको क्या बोले, ये हो गया अपना अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। और ये जो आपतित, ये आने वाली किरण होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। और यहां से ये जो टकराने के बाद में ये हल्की से जो झुक रही है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसका अपवर्तन हुआ है ना, इसलिए अपवर्तित किरण बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे बेटा अपवर्तित किरण, ठीक। और ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये बेटा जो कोण बन रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग लिखते हैं आई से। और आई है क्या, ये है बेटा आपका आपतन कोण। कौन सा कोण, कौन सा कोण है बेटा, ये आपका आपतन कोण है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये वाला जो कोण है इसको लिखते हैं बेटा आर से। इसको हम किससे लिखते हैं, आर से। और आर ये क्या होता है बेटा, आर होता है आपका अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण लिख दे। कौन सा कोण है बेटा, ये आपका अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो ये बातें बेटा पुरानी वाली है, कोई नई चीज नहीं है। आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक, ये सब चीजें बेटा वही है, इनको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप डायग्राम से ही समझ लें इनको। तो आपतित किरण क्या होती है, जो किरण बेटा आ रही होती है। आपतन बिंदु, जिस पर आपतित किरण आके गिरती है या टच होती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। टकराने के बाद में, टकराने के पश्चात जिस किरण का अपवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और कोण वगैरह तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। वहाँ परावर्तन के बेटा नियम देखे थे हम लोगों ने, यहाँ पर किसके नियम होंगे बेटा, अपवर्तन के नियम। तो ये डायग्राम में आप दिखाने के बाद में उसी डायग्राम में दिखाना है बेटा जो अभी हमने बनाया था। हेडिंग पड़ेगा बेटा आगे इसमें अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो बेटा यहाँ अपवर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। अपवर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं बेटा अपवर्तन के, और वहां परावर्तन के भी बेटा हमने दो ही नियम पढ़े थे। पहला नियम तो बेटा सेम है, ये है बेटा आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये आगे आपका अभिलंब। ये तीनों बेटा एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बेटा पहला नियम होता है। तो तुम यहां पर मैं लिख देता हूं, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही किसमें होते हैं, तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम बेटा क्या कहता है, वहां अपवर्तन में हम लोग परावर्तन में पढ़े थे, आपतन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहां बेटा बराबर नहीं होंगे। इसमें एक नियम बेटा पढ़ना पड़ेगा। दूसरे नियम में एक छोटी सी हम हेडिंग डाल देते हैं बेटा, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक। स्नेल का नियम बेटा क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूं, देखो। आपतन कोण आई की जया साइन और अपवर्तन कोण आर की जया का मतलब होता है साइन, जया बोले तो आर का अनुपात नियत रहता है,
नियत रहता है। ठीक है, तो साइन आई, इसका आपतन कोण आई, आई की जगह का मतलब होता है बेटा साइन आई, बटे में क्या कर दूंगा मैं साइन आर। ये होता है बेटा नियत, हमेशा नियत आता है। और जो भी बेटा नियत वैल्यू आती है ना निकल के, जो भी नियत वैल्यू निकल के आती है उस नियत वैल्यू को बेटा हम लोग बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। उसको बेटा बोला जाता है अपवर्तनांक। क्या बोला जाता है उसको? अपवर्तनांक। और इसको हम लोग लिखते हैं बेटा एन से। किससे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं एन से। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारा किसका नियम? स्नेल का नियम। ठीक, तो अपवर्तन के बेटा दो नियम होते हैं, एक होता है आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम को बेटा हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। आपतन कोण मतलब अगर हम आपतन कोण को साइन के साथ लिखें और इसको भाग कर दें अपवर्तन कोण को साइन के साथ लिखकर, तो हमेशा जो मान आएगा निकल के बेटा वो एक फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, और उस जो नियत जो मान निकल के आता है उसे बेटा क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तनांक। ठीक, अब यहाँ पर एक नई चीज ये आ जाती है, सर ये अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, तो आप पहले ये सारा नोट कर लें, उसके बाद बेटा हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि ये टर्म है, आगे तक बेटा ये काम में आता रहेगा अपवर्तनांक क्या होता है। पहले अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं बेटा, तो अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि किसी भी माध्यम के द्वारा प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता बेटा क्या कहलाती है? अपवर्तनांक कहलाती है। ठीक है बेटा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो मुड़ती है वो किरण, तो कितनी मुड़ेगी बेटा यह बताएगा कौन? अपवर्तनांक। ठीक है, या दूसरे शब्दों में बेटा हम लोग ये कह सकते हैं दो माध्यमों में प्रकाश की चालों की तुलना करवाता है बेटा अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं किन्हीं दो माध्यमों के मध्य तुलना करना बेटा क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिख देता हूं बेटा मैं इसकी परिभाषा, दो राशियों के निष्पत्ति को मतलब अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बेटा, दो राशियों की निष्पत्ति को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये निर्भर बेटा करता है अपवर्तनांक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, नंबर 2 अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, आपका सिंपल बेटा बोला जाए तो हमारे पास दो माध्यम है, तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल में क्या तुलना कर सकते हैं हम लोग? किसकी चाल ज्यादा है, किसकी कम है, इसी के अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? मुड़ता है। प्रकाश के मुड़ने की क्षमता को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं बेटा, जैसे हमारे पास ये कोई माध्यम है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसका मैंने अपवर्तनांक बेटा मान लिया है n2 और यहाँ का बाहर का अपवर्तनांक है n1। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है बेटा, प्रकाश की किरण ये आई और आने के बाद में बेटा ये थोड़ी सी ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे मुड़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम ओवरऑल अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? देखो अपवर्तनांक इस यहाँ कैसे निकलेगा बेटा? अपवर्तनांक यहाँ निकलेगा बेटा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है किरण, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1n2। इसका बेटा मतलब है, इसको हम पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है बेटा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इसको बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं n2 बटे में n1, n2 बटे में n1। तो ऐसे बेटा इसको हम ओवरऑल हल करेंगे n2 बटे में n1। ठीक, तो आगे बेटा बढ़ते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं n बराबर, अपवर्तनांक को बेटा n से लिखते हैं, n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखते हैं c से बटे में, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को लिखेंगे v से। तो ये बेटा हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, चाल के पदों में। और भी बेटा कई प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। n बराबर बेटा हम लोग अभी पढ़े थे साइन i बटे में साइन r, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, c बटा b के। इसी को हम चाहें तो बेटा लैम्डा के पदों में लिख दें, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। ठीक, तो ये सारे के सारे बेटा फॉर्मूले हमारे किसके हैं, ये अपवर्तनांक के बेटा फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये किसके फॉर्मूले हैं बेटा, अपवर्तनांक के फॉर्मूले हैं ये। ठीक, तो आगे बेटा बढ़ते हैं, हम इन पे कुछ एक दो सवाल लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में बेटा हमें दे रखी है, तो कांच में देगा बेटा वायु के अलावा किसी भी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दी हो, तो याद रखना बेटा हम लोग उसको b से डिनोट करेंगे। b बराबर दे रखा है हमें, ये कितना है, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कांच का अपवर्तनांक n का मान हमें बेटा ज्ञात करना है। ठीक, n का मान ज्ञात करना है। अभी बेटा फॉर्मूला पढ़े थे हम, n बराबर c बटा v, और c का मान बेटा हम लोग जानते ही हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है वायु में, 3 गुणा 10 की पावर 8, और v का मान हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 8। तो 10 पावर 8 से पावर 8 कट जाएगी, 3 बटा 2, तो ये 1.5 आ जाएगा बेटा। तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.5, और यही बेटा क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, तो ऐसे बेटा सिंपल क्वेश्चन बनते हैं अपवर्तनांक के लिए। कि वायु में तरंग दैर्घ्य दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, जो जल में 4500 हो जाती है। तो जल में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है, अभी हमने कुछ फॉर्मूले बेटा पढ़े थे। n बराबर क्या आया था निकल के, n बराबर था बेटा यहाँ पर साइन i बटे में साइन r इक्वल टू c अपॉन v और बराबर लैम्डा 1 बटे में लैम्डा 2। ये फॉर्मूला बेटा पढ़ा था हमने अपवर्तनांक के लिए। ठीक है, प्रकाश के किसी कण की वायु में तरंग दैर्घ्य दे रखी है, किसका मान दिया है बेटा, ये लैम्डा का मान दिया है, लैम्डा 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये लैम्डा 2 का बेटा मान हो जाएगा बाद में 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल बतानी है बेटा, v का मान बताना है, और c का मान तो हमें पता होता है। तो इन दोनों को बेटा हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन लगा देंगे, साथ में लगा देंगे, c बटा v और बराबर लैम्डा 1 बटे में लैम्डा 2। ठीक, इतना लगा देते हैं, यह क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो यह आ जाएगा c लैम्डा 2 बटे में लैम्डा 1 इक्वल टू v। c का मान बेटा प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8, लैम्डा टी की वैल्यू है बेटा 4500 लगा दिया यहाँ पर, लैम्डा 1 का मान है 6000 यहाँ लगा देते हैं, बटे में v। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 15 3 45 और 15 चौका 60। ठीक, तो यहाँ b बराबर बेटा आ रहा है अपना, v बराबर 3 3 9
बटे में 4 और गुणा 10 की पावर 8, तो कितना जाएगा ये 4 दूनी 8, 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इतनी रह जाएगी बेटा उसकी जल में चाल। ठीक है, तो ऐसे बेटा क्वेश्चन आते हैं। और 3/2 है, जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। और ज्ञात कब करना है? यदि प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रही हो? जल में जा रही हो। ठीक, तो क्या दिया है इसमें और कैसे निकालेंगे इसको? कांच, जल तथा कांच के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को लिखते हैं बेटा n से, जल का तो नीचे मैं w लगा दूंगा यहाँ पर, और कांच के लिए n g, कांच को गिलास बोलते हैं तो g लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया जल का अपवर्तनांक, क्या आ गया? कांच का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 और कांच का कितना है? 3/2। ठीक, तो जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। यदि प्रकाश की किरण जो है वो कांच से जल में जा रही हो, कहाँ से कहाँ जा रही है? ये आ गया कांच, ये आ गया अपवर्तनांक, और कहाँ जा रही है किरण? जल में जा रही है। इसका मान बेटा हमें ज्ञात करना है। तो ये होता क्या है बेटा? G/W का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? बाद वाले में से क्या करते हैं बेटा? बाद वाले में से हम लोग क्या करते हैं? पहले वाले को भाग कर देंगे। तो W इसका मान कितना है? 4/3 और Ng का बेटा मान कितना है? 3/2। तो ये 2 जाएगा ऊपर, यहाँ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 बटे में 3 गुणा 3, तो 4 दूनी 8 बटे में 9। तो ये अपवर्तनांक हो जाएगा बेटा किसका? किसका पूछा था यहाँ पे? जल का अपवर्तनांक। ठीक है, जब किरण कहाँ जा रही हो? कांच से जल में जा रही हो। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व। निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक, प्रकाश की चालों का अनुपात हमें बेटा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पर हमें क्या दे रखा है बेटा? कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच का कितना है बेटा? कांच का है Ng बराबर 3/2। ठीक, और n बराबर बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? C/V। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा बेटा? C/VG। Bg का मतलब है यहाँ पर कि प्रकाश की चाल किसमें? गिलास में, मतलब कांच में। कितनी है बेटा? ये 3/2। तो n की जगह पे बेटा मैं ये लगा दूंगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दे रखा है बेटा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक Nw। Nw का बेटा मान कितना है? 4/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना? C/VW बराबर 4/3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। दोनों को भाग कर देंगे और हमारा चालों का अनुपात निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक, समीकरण 1 को 2 से क्या करने पर? डिवाइड करने पर। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। तो समीकरण 1 का है बेटा? ये है C/BG बटे में C/VW। कितना जाएगा बेटा? इस पूरे का मान कितना है? 3/2 और इसका बेटा मान कितना? 4/3। तो 3 जाएगा सबसे ऊपर, ये जाएगा यहाँ पर। तो C से C कैंसिल आउट। जब C से C हम लोग काटेंगे तो ये जो VW है ये जाएगा सबसे ऊपर, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? ये VG आ जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 9 और 4 दूनी 8। हमें किसके सापेक्ष बताना था? कांच का पहले और जल का बाद में। तो कांच का ऊपर कर लेते, उल्टा कर देंगे इसको, तो Bg अनुपात VW बराबर आ जाएगा बेटा ये 8:9। और यही हमारा क्या है? यही बेटा हमारा क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है, एक प्रकाश की किरण 1.62 अपवर्तनांक वाले कांच के आयताकार गुटके पर आपतित होती है। यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंब हों तो आपतन कोण का मान हमें ज्ञात करना है, और ये हमें दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है? एक प्रकाश की किरण 1.62 अपवर्तनांक वाले कांच के एक आयताकार गुटके पर, कांच का एक आयताकार गुटका बना देते हैं। ये हमारा एक बेटा आयताकार गुटका हो गया। ठीक, ये आयताकार एक गुटका हो गया कांच का। ठीक, और इसके ऊपर एक बेटा किरण गई है, इस टाइप से किरण पड़ गई है। थोड़ा आगे करा देता हूं मैं। ये किरण आ रही है एक, यहां पर टकराई, और आगे इसमें लिखा है 1.62 अपवर्तनांक का ये कोई माध्यम है। तो इसका माध्यम कितना है? इसका अपवर्तनांक कितना है? n बराबर 1.62। ये हमें दे रखा है इसमें।
ठीक, बाले कांच के आयताकार गुटके पर आपतित होती है यदि परावर्तित और अपवर्तित, यानी इस किरण का परावर्तन भी हो रहा है यहाँ पर और बेटा अपवर्तन भी हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है ना, यदि परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंब हों तो ये किरण देखो, एक किरण ऐसे गई, मतलब इसी किरण का बेटा अपवर्तन भी हो रहा है और परावर्तन भी हो रहा है, तो ये बेटा क्या होगा, इसका अभिलंब हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब बोलेंगे बेटा, इसको अभिलंब। ये अभिलंब हो जाएगा अपना। और ये किरण जो है बेटा ऐसे, इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको कायदे में बेटा ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, ठीक, ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए इसको, ऐसे बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ी सी बेटा विचलित हो जाती है, हल्की सी विचलित होगी बेटा यहाँ पर। ये कौन सी किरण है बेटा, ये वाली है आपकी, ये वाली कौन सी किरण है, इसका परावर्तन हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण हो गई ये वाली। और ये वाली बेटा कौन सी किरण हो गई आपकी, ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण हो गई बेटा ये, ठीक। हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें बताना है बेटा लंब हो तो ये दोनों किरणें बेटा एक दूसरे पर लंब हैं, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे पर क्या है, लंब है, 90 डिग्री पर हैं। हो तो आपतन कोण का बेटा मान ज्ञात करना है। अगर आपको याद हो बेटा, इस कोण को हम लोग किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं बेटा आई से। अगर ये कोण आई है, वैसे ये वाला आर लिखा जाता है, लेकिन बेटा ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर ये आई है तो इधर का कोण भी बेटा क्या होगा, ये आई ही होगा, ठीक, दोनों कोण बेटा बराबर होंगे। अगर ये 30 तो ये भी 30, ये 60 ये भी 60, ये 100 तो ये भी 100, ये 70 ये भी 70, अगर ये आई तो ये भी आई होगा ना। और ये वाला बेटा कोण क्या होगा, ये कोण होगा बेटा आपका कितना, ये हो जाएगा बेटा आर। बोलो बेटा इतना आया समझ में, ये कोण बेटा कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें आई की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर एन का मान दे रखा है 1.62, क्या दिया है बेटा 1.62 हमें दे रखा है, किसका मान, एन का मान दे रखा है। आई का बेटा मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है, किसका मान, आई का मान बेटा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। आपतन कोण को आई से लिखा जाता है, ठीक। तो मैं यहाँ लगा दूंगा बेटा किसका नियम, स्नेल के नियम से। किसके नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। क्या होता है बेटा स्नेल का नियम, साइन आई, क्या होता है बेटा, साइन आई बटे में साइन आर और इक्वल टू एन, साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू एन, ठीक। तो आई का बेटा मान तो हमें निकालना है यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, लेकिन आर को बेटा मेरे को हटाना है यहाँ से। मुझे किसको हटाना है यहाँ पर बेटा मेरे को आर को हटाना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा पूरा कोण कितना हो जाएगा, ये वाला अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा दूं तो ये पूरा बेटा कोण कितना होगा, ये बेटा पूरा कोण, ये बेटा पूरा हो जाएगा 180। 180 में पूरा बेटा 180 है, हमें आर का मान बताना है, जिसमें इतना 90 है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 180 टोटल है, इस टोटल में से बेटा मैं क्या करूंगा, 90 घटाऊंगा, और क्या घटाऊंगा बेटा, ये स्मॉल आई घटा दूंगा। इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो मुझे फिर किसका मान मिल जाएगा बेटा, आर का मान मिल जाएगा। कितना मिलेगा बेटा, आर बराबर 180 में 90 जाएगा, 90 बचेगा माइनस का आई। तो ये साइन आर की जगह बेटा मैं कितना लगा दूंगा, 90 माइनस आई लगा दूंगा बेटा। यहाँ पर क्या लगा दूंगा, 90 माइनस आई लगा दूंगा यहाँ पर। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। अभी मैं एन का मान लगा दूंगा आगे, साइन आई बटे में बेटा ये हो जाएगा आपका कॉस आई। कितना हो जाएगा बेटा, ये कॉस आई, क्योंकि 90 माइनस थीटा में जो तोड़ा गया कोण होता है वो हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल टू एन, ठीक है। तो आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा बेटा टेन आई इक्वल टू एन का बेटा मान कितना दिया था हमें, 1.62। तो यहाँ से आई बराबर बेटा कितना आ जाएगा, ये टेन इनवर्स 1.62, और इसका बेटा मान हमें गिवन, इसका मान बेटा पूरे का मान हमें कितना दिया है, 58 डिग्री 19 मिनट। और यही बेटा हमारा क्या आ जाएगा, यही बेटा हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें पहले क्या दिया ये लिखते हैं। इसमें बेटा दे रखा है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में, मतलब वायु के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बेटा हमें दे रखा है। तो वायु को हम लोग लिखते हैं एयर यानी ANG, और वायु के सापेक्ष पानी का कैसे लिखेंगे ANW। इन दोनों के बेटा मान हमें दे रखे हैं। कांच का कितना दिया है 3/2, और जल का बेटा कितना दिया है यहाँ पर 4/3। हमें क्या बताना है बेटा, कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में, मतलब जल के सापेक्ष कांच का, तो WNG इसका बेटा मान हमें फाइंड करना है। ठीक, और ऐसा बेटा कोई फॉर्मूला भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो फॉर्मूला हम लोग इसका बना लेते हैं बेटा। कैसे बनता है फॉर्मूला, आपको ये इसका यूज करना है बेटा। ऐसे हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। आपको क्या करना है बेटा, इस तरीके से यहाँ A लिखना है, फिर उसके बाद आगे G लिखना है, उसके बाद आगे देखो A हम लिख चुके, ये है, G भी लिख लिया, अब W लिखा जाएगा। W भी आ गया और G भी आ गया। और कुछ होता तो और भी लिख देते, और सबके बीच में बेटा क्या लगा दो, N लगा दो। यहाँ पर भी N लगा दो, यहाँ पर भी N लगा दो, यहाँ पर भी N लगा दो। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, आप कहीं से भी चल सकते हो। ANG गुणा लगा दिया GNW और गुणा WNA। मतलब मेरे कहने का यह है बेटा, जहां से चलना है लौट के उसी पर आना है। और इक्वल टू में क्या लिख दूंगा बेटा, इसको 1 लिख दूंगा। ये फॉर्मूला बेटा तैयार हो गया। ठीक, तो ANG इसका मान है बेटा 3/2 लगा दिया यहाँ पर। GNW या WNG इसका बेटा मान हमें ज्ञात करना है, इनटू WNA का मान बेटा, ये ANW का मान है, बट यहाँ हमें लगाना WNA का मान। तो ANW का मान कितना 4/3, तो WNA का मान हो जाएगा बेटा ये 3/4 इक्वल टू 1। तो 3 3 9, 4 दूनी 8 गुणा GNW इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा GNW इक्वल टू 1/9/8। इसको ऊपर ले जाएंगे, 8 यहाँ आ जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, GNW इक्वल टू 8/9। लेकिन बेटा हमें मान निकालना है WNG का, तो उसको उल्टा कर देते हैं। WNG कितना आ जाएगा, ये 9/8, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेटा आंसर। ठीक, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया होगा तो बेटा ऐसे हम लोग इससे ट्रिक बना के, फॉर्मूला बना के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं अभी। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 है तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5 है। तब हमें बताना है हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन की समान ही क्वेश्चन है ये। कांच के सापेक्ष वायु का मतलब GNA का बेटा यहाँ में मान दे रखा है, कितना है ये 2/3। आगे इसमें लिखा है तथा वायु के सापेक्ष हीरे का, वायु का मतलब AND, हीरे मतलब डायमंड, D से लिखते हैं उसको। तो इसका कितना हो जाएगा ये 12/5। आगे हमें बताना है हीरे के सापेक्ष कांच का DNG का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोबारा से हम लोग इसका फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे बनेगा बेटा फॉर्मूला, यहां मैंने दिखाया G, आगे दिखा दिया बेटा इसमें क्या A, और इससे थोड़ा सा और आगे मैं क्या दिखा देता हूँ, A हो चुका है, D दिखा दिया यहाँ पर, और सब कुछ हो चुका है। ये बीच में क्या लगा देंगे, हम N लगा देंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, GNA इंटू AND इंटू DNG। ठीक है, लौट के हम वहीं पर आ गए, इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा ये। तो GNA का मान है 2/3 लगा देते हैं यहाँ पर। AND का मान है 12/5 यहाँ पर लगा दिया। DNG ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपका, ये काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8, 8/5, और ये हो जाएगा DNG इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा DNG का मान, DNG आ जाएगा ये 1/8/5। तो ये DNG इक्वल टू 5/8। तो यही हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के बेटा अपवर्तनांक के क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बेटा पढ़ने वाले हैं। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ इसी चैप्टर के।
तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।